अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारे पास लेसन है, लेसन नंबर 28। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी जो वीडियोस हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जो हम लोग इस जो चैनल है उस पर कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियोस भी आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएंगी। अलग से सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट वीडियोस और लेक्चर्स सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ये वाला जो लेसन है बेसिकली वो है साउथ ईस्ट एशियन इंग्लिशेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिकली हम साउथ एशियन की जो हिस्ट्री है और डेवलपमेंट है इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारा इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ की आपको नोट्स में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, कंसेप्ट की बिल्कुल नॉलेज आपको नहीं मिल रही होगी, ठीक है, ऐसा ही है। तो अब जो मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगी, बहुत ध्यान से आपने हर एक वीडियो को जो है ना, वो अगर आपको कुछ समझ नहीं आती आप पॉज करके दोबारा बैक करके वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक दफ़ा ही मैंने बोला है तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते या आप उसे बैक करके नहीं सुन सकते, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। अच्छा, खैर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट पे देखो कि कहा जा रहा है कि साउथ एशियन एंड न्यू इंग्लिशेस किसको कहा जा रहा है कि आउटर सर्कल की अलग जो है कंट्रीज़ हैं, उसमें मलेशिया है, सिंगापुर है, फ़िलिपाइन है, ठीक है। एक्सपेंडिंग सर्कल में क्या है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। तो बेसिकली ये आउटर सर्कल में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और एक्सपेंडिंग सर्कल में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, उनके बारे में हमें बताया जा रहा है। साउथ एशियन एक ऐसा जो है ना, वो कह लो कि ऐसी कंट्री है, एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें डिफरेंट और भी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो इसी तरह से साउथ एशियन है तो उसमें लॉट ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हर एक कंट्री का जो यूनिक वर्जन ऑफ इंग्लिश है, जैसे यहाँ पे मलेशिया है, सिंगापुर है, फ़िलिपाइन है, तो हर एक कंट्री का, ईच कंट्री का यूनिक वर्जन ऑफ इंग्लिश है, यानी कि उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। उन्होंने अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि इंग्लिश को इस तरह से यूज़ करना है, या उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, वोकैबुलरी डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस डिफरेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपनी लोकल लैंग्वेज को ऐड किया हुआ है इंग्लिश के साथ, यानी कि इंग्लिश वो बोलते हैं लेकिन उनकी लोकल लैंग्वेज जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। उनकी लोकल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स जो हैं वो स्टिल इंग्लिश में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनका कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब जिस तरह से जो है वो सिंगापुर के मैं बात करूं, तो सिंगापुर में क्या होता है, अ क्रियोल लैंग्वेज विद अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश। इसमें जो है वो क्रियोल लैंग्वेज को मिक्स किया जाता है इंग्लिश के साथ, ठीक है। और इसमें कौन से, सिंगापुर में कौन से जो हैं वो क्रियोल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी ऐड की जाती हैं, तमिल हो गई, चाइनीज़ हो गई, ठीक है। इन लैंग्वेजेस को इंग्लिश के साथ इनके, यानी कि तमिल वर्ड्स, ठीक है, या चाइनीज़ वर्ड्स, उनको, उनके कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ऐड किया जाता है, सेंटेंसेस में ऐड किया जाता है और एक नई जो लैंग्वेज है वो क्रिएट होती है, ठीक है। अब मलेशिया है, मलेशिया में क्या होता है कि ये सिमिलर है सिंगापुर से, ठीक है। जिस तरह से तमिल और चाइनीज़ ये लोग अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड करते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं एक लैंग्वेज का और उसको इंग्लिश का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह से मलेशिया में जो है वो भी सिमिलर ही है सिंगापुर से। इट यूजेस यूनिक पार्टिकल्स एंड स्लैंग। अब ये यूनिक पार्टिकल्स को यूज़ करता है और स्लैंग को भी इसमें यूज़ किया जाता है मलेशियन लैंग्वेज में। अब क्रियोल क्या होगा, आप सबके दिमाग में जो है वो ये क्लिक हो गया होगा कि क्रियोल क्या है। क्रियोल एक तरह की लैंग्वेज होती है दैट डिवेलप्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कि ये डेवलप होती है जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, ये जो मलेशियंस हैं और जो सिंगापुरियन हैं वो क्या करते हैं कि अपनी लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश में ऐड कर देते हैं, उनके कुछ वर्ड्स को इंग्लिश वर्ड्स में ऐड कर देते हैं और एक नया लैंग्वेज का मिक्सचर तैयार हो जाता है, उसको हम क्रियोल कहते हैं। फिलिपाइन वाले क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस बाय अमेरिकन, वो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन इंग्लिश से ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉलोनलाइजेशन। अब कॉलोनलाइजेशन जब हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उससे ही इम्प्रेस होकर, उससे ही इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश को ही जो है ना वो अपना बना लिया, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स it includes unique vocabulary expressions and sometimes code switching।
अब इसमें क्या किया जाता है, फ़िलिपाइन वाले क्या करते हैं कि इनकी यूनिक वोकैबुलरी होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं एंड समटाइम्स कोड स्विचिंग जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अपनी एक लैंग्वेज होते हुए आप अपनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर लो, शिफ्ट कर लो या चेंज कर लो, उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। तो फ़िलिपाइन वाले जो हैं वो कोड स्विचिंग भी करते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो छोटा छोटा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ, या इसको कह लो ये हिस्ट्री है, ये डेवलपमेंट है, ठीक है। ये किस तरह से जो है ना सिंगापुरियन क्या करते हैं, मलेशियंस क्या करते हैं, फ़िलिपाइन वाले क्या करते हैं, हर एक में आपने जो है वो इसकी थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो इंट्रोडक्शन या डाटा इसका निकाल के लिख लेना है, जैसे मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज का वही बात है कि हर एक लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी है। जैसे सिंगापुर में लोग जो हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज को जो है ना इंग्लिश में ऐड करते थे, उसका एक मिक्सचर बनाते थे। मलेशिया में भी इसी तरह से करते थे, लेकिन जो फ़िलिपाइन है उसमें क्या होता था, उसकी यूनिक वोकैबुलरी होती थी, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि लोकल लैंग्वेज को कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंग्लिश में ऐड करते हैं, ठीक है। फ़िलिपाइन वाले ऐसा नहीं करते, उनकी अपनी यूनिक वोकैबुलरी होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं एंड समटाइम्स कोड स्विचिंग, ठीक है। अब इंडोनेशिया में क्या होता है कि इसका अपना एक सिंटैक्स है, वोकैबुलरी है विद सम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एक क्रियोल और पिजन लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। क्रियोल मैंने आपको बताया कि एक तरह की लैंग्वेज है जो डेवलप होती है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब पिजन लैंग्वेज क्या है, ये भी एक तरह की लैंग्वेज है दैट डेवलप्स व्हेन पीपल हु डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज नीड। अब होता यह है कि कुछ लोग जो आपस में बात कर रहे हैं लाइक बिजनेस से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो क्या किया जा रहा है कि उनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं वो फ्रेंच पर्सन से बात कर रहे हैं, जापानीज़ पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हमें जापानीज़ बोलनी नहीं आती है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और सेकंड पर्सन जो जापानीज़ है वो भी थोड़ी बहुत अपनी जापानीज़ और इंग्लिश को मिक्स करके हमारे साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो वो जो उसकी जो है ना समझाने का तरीका कि वो कभी जापानीज़ वर्ड्स और कभी इंग्लिश वर्ड, और मैं भी जो हूँ वो इंग्लिश को कभी यूज़ कर रही हूँ, कभी उर्दू को यूज़ कर रही हूँ, कभी जापानीज़ का कोई वर्ड मुझे अगर आता है तो मैं उसको बोलने की ट्राई कर रही हूँ। तो ये सारी जो मिक्सचर होगा वो पिजन लैंग्वेज होगी। और ये क्यों किया जाता है, ये इसको कहा जाता है कि ये थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, जो हम लोग खुद से जनरेट करते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हम जो लैंग्वेज क्रिएट करते हैं उसको हम पिजन लैंग्वेज कहते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे पिजन लैंग्वेज की बात हो गई। उसके बाद क्या है कि इसकी हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। अब आपने थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया मलेशिया का, सिंगापुर का, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, इसी तरह से आपने इसका जो है वो बना के पॉइंट्स लिखने हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अब हिस्ट्री क्या है इसकी कि सिंगापुर एंड मलेशिया वर ब्रिटिश कॉलोनीज टू इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिंगापुर था और जो मलेशिया था वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंग्लिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें जैसे मैं आपको बताने लगी हूँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि आज के टाइम पीरियड में वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज को निकाल के उन्होंने इंग्लिश को ही ऐड कर लिया है, इंग्लिश को ही इतना सुपीरियर समझ लिया है। तो क्या होता है कि सिंगापुर और मलेशिया में जो है वो हमें इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाई जाती है एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड ट्रेड, ठीक है। कि इंग्लिश को हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखते हैं, या एजुकेशन के लिए रखते हैं, या ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। आफ्टर पोस्ट कलोनियल पीरियड क्या होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता कलोनियल पीरियड क्या है कि हर जैसे वीडियो में आपको बता रही होती हूँ, कलोनियल पीरियड कहा जाता है कि आप जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने जो है वो रूल करना स्टार्ट किया था, अपने कल्चर को इम्पोज करना शुरू किया था हमारे ऊपर, उसको हम कलोनियल पीरियड कहते हैं। पोस्ट कलोनियल पीरियड क्या होता है कि वो जो सारे ब्रिटिशर्स थे और सारी जो रूलिंग स्टेजेस चल रही थी, जो रूलिंग पीरियड चल रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहा था और हमें समझ आने लगी थी कि कोई बंदा आया है और हम पे रूल कर रहा है, तो हमने उसको स्टॉप करने के लिए एक्शन लिया था, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर पोस्ट कलोनियल पीरियड और इंडिपेंडेंस, अब उसको इंडिपेंडेंस पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि हर चीज़ से, कल्चर से और हर चीज़ से जो है ना वो आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद और पोस्ट कलोनियल पीरियड के बाद
लॉट ऑफ कंट्रीज़ ने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसको जो है ना वो ले लिया था, ठीक है। कोई जो है वो उसको ऑफिशियली ट्रीट करता था इंग्लिश को, और कोई जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे उसको यूज़ करता था। उसके बाद क्या देखा जाता है कि दिस हेल्प्ड इन मेंटेनिंग ग्लोबल कनेक्शंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इससे क्या हमें जो है वो हेल्प मिलती है कि हम ग्लोबल कनेक्शंस जो होते हैं पूरी दुनिया में, जो है एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो इकोनॉमिक है वो हमारी डेवलप होती है इंग्लिश की वजह से। तो ये हमें हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरा जो है वो है ग्लोबल कनेक्शन, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। उसके बाद क्या है कि इंग्लिश जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी। मेजर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उर्दू मीडियम स्कूल्स, ये अलग अलग करके स्कूल्स बनाए गए। और जो है वो मिशनरी स्कूल्स के थ्रू जो है वो हमें एक इंग्लिश का जो है ना इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर बना दिए गए, और इसकी वजह से इंग्लिश को जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, इतनी रिस्पेक्ट दी जाने लगी, जो आज भी हम लोग आज के टाइम में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं सारा आपको हिस्ट्री बता रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करके, कि कहाँ से ये जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट होती है और कहाँ तक ये जो है वो जाती है। अब क्या होता है कि जी स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाने लगी, हर कंट्री जो है वो अपना एक उसने जो है ना वो फीचर बना लिया इंग्लिश का, ठीक है। और टुडे आज के टाइम में जो है वो हमें इंग्लिश जो है वो एज अ बिज़नेस, एज अ कम्युनिकेशन, एज अ टूरिज़्म, इन सारी चीज़ों की वजह से, इन फीचर्स की वजह से, एक्सपेक्ट्स की वजह से हमें जो है वो इंग्लिश दिखाई जाती है। हमने किसी के साथ बिज़नेस करना है, हम इंग्लिश में बात करेंगे। हमने किसी के साथ ट्रेडिंग करनी है, हम इंग्लिश में बात करेंगे। हमने किसी के साथ जो है वो मतलब कुछ भी अगर हम लोगों ने करना है तो हम इंग्लिश को ही सुपेरिटी समझेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे। अब साउथ में क्या होता है कि प्रमोट करते हैं इंग्लिश को, प्रोफिशिएंसी टू इन्हांस देयर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्या कहा जा रहा है कि साउथ एशियन में क्या हो रहा है कि इंग्लिश को एज अ प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो ग्लोबल कनेक्शंस हैं या फिर जो मेंटेन रखे जा सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है। एंड में आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को जब लाइन बाय लाइन लिखोगे कि इस तरह से जो है ना वो, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सिंगापुर में और मलेशिया में ब्रिटिश कॉलोनीज़ की वजह से हमें इंग्लिश जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, ठीक है, इम्पोज़ की गई थी कि आपने इंग्लिश ही बोलनी है, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपने अपनी लैंग्वेज को जो है वो ख़त्म कर दो, और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आपने जो है ना वो बोलना स्टार्ट करना है, हमारा जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करना शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट भी आ गया, जब वो सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी, हम जब विन कर गए कि हम किसी के भी जो है ना वो रूलिंग के अंडर नहीं आ सकते हैं, फिर भी जो है ना हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं इंग्लिश और वो कहीं ना कहीं कल्चर हमारे अंदर रह गया। फिर उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स में, एजुकेशंस में, ट्रेडिंग में, बिजनेस में, मीडिया में, हर चीज़ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो स्कोप हमें नज़र आता है। अब ये सारी हिस्ट्री हो गई इसकी। उसके बाद आते हैं हम लोग जो हैं वो, ये सारा आप नीचे देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है ना वो सिंगापुर एंड मलेशिया, ये सारी आपने चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है कि सिंगापुर में जो है वो एजुकेशन के लिए इंग्लिश डोमिनेंट है, बिजनेस के लिए है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, उसका कंसेप्ट मैंने आपको दिया है बेसिकली, वो आपने कंसेप्ट इसका ज़रूर लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लेसन नंबर 29 की तरफ। इसमें है अफ्रीकन इंग्लिश। जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा उसमें हमने साउथ एशियन इंग्लिश के बारे में सारा टोटली बताना था, उसकी हिस्ट्री बतानी थी, उसकी डेवलपमेंट बतानी थी, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अलग अलग से मैंने आपको बताया, मलेशिया में क्या होता है, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, फ़िलिपाइन में क्या है, इंडोनेशिया में क्या है, हर एक वन बाय वन करके मैंने आपको बताया। अब अफ्रीकन इंग्लिश के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। इसमें फ़र्स्ट टॉपिक ही यही है कि इसका सबसे पहले बैकग्राउंड और फिर जो है वो रीजन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है वो ब्रिटिश
कॉलोनाइजेशन की वजह से हमें जो है वो इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। बेसिकली अफ्रीकन्स हर कंट्री आफ्टर, ये कह लो कि कॉलोनाइजेशन, हर कंट्री जो है ना, सॉरी बिफोर कॉलोनाइजेशन, हर कंट्री जो है वो स्मूथली और अच्छे से अपनी कंट्री को जो है वो चला रही थी, ठीक है। हर किसी का अपना कल्चर था, लैंग्वेज थी, हर एक चीज़ का जो है वो सेम था। लेकिन आफ्टर ब्रिटिश, जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, पूरे वर्ल्ड में वो इस तरह से जो है ना वो एंटर हो गए थे, हर जगह में उनके लोग आना शुरू हो गए। और उनके लोगों ने क्या अपनी पावरफुल दिखाई कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके उसका जो पूरी कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो चेंज करके रख दिए, ठीक है। चाहे उसकी लैंग्वेज हो कंट्री की, या उसका कल्चर हो, या उसके बिलीव्स हों, या नॉर्म्स हों, वट एवर, ठीक है। सारी चीज़ें जब चेंज हो गई, अफ्रीकन, बिफोर अफ्रीकन इंग्लिश में बता रही हूँ कि वो स्मूथ थी। हर कोई अफ्रीका में अफ्रीकन लैंग्वेज ही बोलता था, ठीक है, जो उनकी लैंग्वेज है बेसिक। अब इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है कि हर पर्सन जो है वो अपनी लैंग्वेज ही यूज़ करता था, ठीक है। ब्लैक अफ्रीकन, ठीक है। अब आफ्टर जो है वो कह लो कि, नहीं आफ्टर नहीं होगा, ब्रिटिशर्स जब कॉलोनाइजेशन करने के लिए आए थे तब इंग्लिश जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। बेसिकली हमने इंग्लिश का बताना है कि इंग्लिश का कैसे ओरिजिन होता है अफ्रीका में, और इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से हमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो इंग्लिश दिखाई जाती है और इतना सुपीरियर बनाया जाता है इंग्लिश को। तो ये चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है कि हमने अफ्रीका का बैकग्राउंड नहीं बताने लग जाना, हमने इंग्लिश का बताना है कि उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ था अफ्रीका में, और डेवलपमेंट किस तरह से हुई थी। तो यहाँ से जो मैं लिखी हुई चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करी, थोड़ा बहुत जो मुझे यहाँ से लगेगा कि मैंने ये लाइन पढ़नी है या आपको समझा सकती हूँ, तो वहाँ से मैं वो लाइन आपको रीड करके भी बता दूँगी। बस आपने वीडियो को गौर से सुनना है, पेपर पेंसिल पर नोट करते जाना है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगेंगी। वैसे तो हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, मैं हिस्ट्री बता रही हूँ, डेवलपमेंट बता रही हूँ, हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको स्टॉप करके जो है वो अब उसमें लाइन लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। जो चीज़ फिर भी समझ में नहीं आएगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि जब ब्रिटिशर्स आए, जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ वो टाइम पीरियड, तब हमें इंग्लिश जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज, जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज थी ब्रिटिशर्स की, वो उन्होंने इम्पोज कर दी हमारे ऊपर, ठीक है। चाहे वो अफ्रीकन्स हों या साउथ एशियन हों या जो भी वट एवर कंट्री, ठीक है। तो हर कंट्री में ये सब होने लगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है कि हमें इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज दिखाई जाती है। जैसे साउथ एशियन में हुआ वैसे ही अफ्रीकन की हिस्ट्री भी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमें वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जो जो थी, लाइक नाइजेरिया, घाना, वो उन्होंने अपने वर्जन्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को डेवलप किया, ठीक है। हर कोई कंट्री जो थी वो अपने थ्रू जो है ना, वेस्ट कंट्रीज़, साउथ कंट्रीज़, ईस्ट कंट्रीज़, सब अपने अकॉर्डिंग जो थे ना वो इंग्लिश को रखते थे, डेवलप करते थे, ठीक है। तो उन्होंने भी जो है नाइजेरिया, गाना, इन्होंने भी डेवलप किया इंग्लिश को, ठीक है। यूनिक वोकेबलरी थी, प्रोनाउंसिएशन थी, एक्सप्रेशंस थे, ये किसी से मिलते जुलते नहीं थे, उनके अपना एक यूनिक स्टाइल था। ईस्ट में भी ऐसा ही होता था, साउथ में भी ऐसा ही होता था, सब ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो इंग्लिश बना ली। कुछ वर्ड्स को बोरो किया, ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस से या दूसरी फ्रेंच लैटिन वर्ड्स के साथ उनको बोरो किया गया, ताकि एक प्रॉपर मीनिंग बनाया जाए, ताकि एक प्रॉपर जो है ना एक्सप्रेशन बना सकें। उसके बाद क्या होता है कि बोरो किए गए वर्ड्स, अफ्रीकन्स जो थे वो बेसिकली ब्लैक्स थे, ठीक है। तो हर कोई जो था ना उनको एक्सप्लॉइट करता था। आपने वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा कि क्या इनका जो है ना वो कॉन्सेप्ट रहा है ओल्ड टाइम पीरियड में, कि किस तरह से वाइट मैन जो थे वो ओल्ड मैन को किस तरह से जो है ना वो इन्फीरियर समझते थे, एक्सप्लॉइट करते थे हर एक टाइम पीरियड पे, हर एक जगह में छोटी से छोटी बात पे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन पे जुल्म किया जाता था। अब इसके ये वाला कॉन्सेप्ट आपने लिखना है। उसके बाद आते हैं इसकी जो है ना हिस्ट्री की तरफ, कि लोकल एरियाज़ में पहले जो है वो इंग्लिश स्प्रेड हुई थ्रू मिशनरी स्कूल्स। सबसे पहले जो इंग्लिश है वो हमें मिशनरी स्कूल्स के थ्रू जो है वो नज़र आने लगी। मिशनरी स्कूल्स इसलिए बनाए गए ताकि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, ठीक है। जो लोकल स्कूल्स थे या जो लोकल एरियाज़ थे
वो लोग सबसे पहले जो है ना वो इसके सर्कल में आए, ठीक है। लोकल पीपल से जो है वो स्टार्ट किया गया इस सारे कॉन्सेप्ट को, ताकि लोग जो हैं, आपने देखा होगा जो लोकल एरियाज़ होते हैं उसमें जो है ना वो मिडिल क्लास या पुअर क्लास लोग जो हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब मिडिल क्लास और पुअर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि उन पे किसी चीज़ का प्रेशर आए तो वो किसी की पावर में आ जाते हैं इजीली, ठीक है। जो रिच पीपल होते हैं वो जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करके जो है ना अपना आप दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन जो पुअर और मिडिल क्लास होते हैं वो उसकी पावर में आ जाते हैं। तो इसी वजह से लोकल एरियाज़ में सबसे पहले जो है ना इंग्लिश को मिशनरी स्कूल्स के थ्रू जो है वो स्टार्ट करवाया गया। फिर क्या होता है कि इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले तो इसकी मिशनरी स्कूल्स में हमें स्टार्ट करवाया गया। उसके बाद ऑथर्स ने इंग्लिश में जो है ना वो राइट करना स्टार्ट किया। अफ्रीकन जो ऑथर्स थे, जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने जो है ना वो इंग्लिश में राइट करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने इंग्लिश में राइट करना स्टार्ट किया, वहीं से जो इंग्लिश की पॉपुलैरिटी थी, वहीं से जो इंग्लिश की जो है ना एक ये कह रहे हैं कि सुपेरिटी, वो वहाँ से जो है ना स्प्रेड आउट होना शुरू हुई थी बेसिकली। अब ऑथर्स ने जब राइट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ब्लेंडिंग के साथ अपनी लोकल लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग मीन्स का क्या मतलब है कि अपनी लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंबाइन करके अपनी राइटिंग को कंप्लीट करते थे, अपनी वर्क को कंप्लीट करते थे। टोटली इंग्लिश नहीं यूज़ करते थे, बल्कि वो ब्लेंडिंग करते थे लोकल लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है कि इंग्लिश बिकेम डोमिनेंट लैंग्वेज मीडिया में, फिल्म्स में, कल्चर में, इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। एवरीडे हमें जो है वो इंग्लिश दिखाई जाने लगी। हर दूसरा बंदा जो है वो इंग्लिश में ही बात कर रहा था। एवरीडे लाइफ का क्या मतलब है कि वो अगर घर पे भी बैठा है, आपस में जो है फ्रेंड्स के साथ, या मदर सन की बात हो रही है, मदर डॉटर की बात हो रही है, फादर के साथ बात हो रही है, तो वो इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस मिलने लगी कि वो एवरीडे लाइफ में भी उसको यूज़ किया जाने लगा। इंगेजिंग, इंगेज करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बिजनेस के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, टेक्नोलॉजी का टाइम पीरियड आता है। टेक्नोलॉजी मीन्स कि मॉडर्न टाइम पीरियड आता है और इंग्लिश को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? इंटरेक्शन करने के लिए एक दूसरे के साथ। बाहर की कंट्रीज़ के साथ आप इंटरेक्शन करोगे, ठीक है, किस में बात करोगे? अपनी लैंग्वेज में तो नहीं बात करोगे। हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, किसी की उर्दू है, किसी की पंजाबी है, किसी की पश्तो है, हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एक जो कह लो कि एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर एक कंट्री के लोगों को बोलनी आती है, हम उसमें कम्युनिकेशन करेंगे। ट्रेडिंग में, ठीक है, कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, बिजनेस से रिलेटेड हम उसी को ही चूज़ करेंगे। तो ये सारा जो हिस्ट्री है अफ्रीकन्स की, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे बेसिकली डिस्कस की है। अब यहाँ पे आपको जो है वो सिमेंटिक एक्सटेंशंस बताई हैं या एक्सप्रेशंस बताए हैं कुछ, कि किस तरह से एक वर्ड का मीनिंग किस तरह से जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एग्जांपल के तौर पे आपको सम अमाउंट। अब अमाउंट का क्या मतलब होता है? मनी भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। सेकंड पे देखो, एन अरेंजमेंट मैन इज समवन हु यूजुअली गेट्स हिज वे, समवन हु ब्लफ्स मे बी ड्रेस्ड ओरेंटली और फैशनेबली। तो यहाँ पे जो है वो फैशनेबल के तौर पे भी अरेंजमेंट मैन को लिया जाता है, कि वो हर एक मैन जो अपने आप को अरेंज रखता है, ठीक है, गेट्स हिज वे। तो यहाँ पे जो है ना हर एक वर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग है। जहाँ पे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है, इसी तरह से अगर हम अफ्रीका में चले जाते हैं तो एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है। ज़रूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान में एक वर्ड है जैसे अमाउंट है, तो पाकिस्तान में अगर अमाउंट का मतलब मनी है, ज़रूरी नहीं है कि हम जापान में या चाइना में जाएंगे तो हमें जो है वो उस वर्ड का वही मतलब निकलेगा। उनके अकॉर्डिंग वो मतलब या वो वर्ड किसी और तरह भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स लिखा हुआ है, कि किस तरह से आपने इसमें जो है ना हिस्ट्री को दोबारा से डाल देना है, कि किस तरह से स्लेव्स बना कर रखा हुआ था अफ्रीकन्स को। हर चीज़ जो है वो जॉब करनी है या जॉब अच्छी है, इवन कि अगर अफ्रीकन्स के पास स्किल्स भी हैं, एजुकेशन भी है, ठीक है, ग्रेड्स हैं, हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है, फिर भी उनको जॉब इतनी अच्छी नहीं दी जाती थी। ब्रिटिशर्स को, वाइट मैन को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती थी हर चीज़ में। चाहे उनके पास स्किल्स भी नहीं है, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, फिर भी उनको जो है वो एक अच्छी सैलरी या उसको प्रमोशन दी जाती थी, या उसको अच्छी एक जॉब जो है वो दी जाती थी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीक्वेंस के साथ हमें देखने को मिलती हैं अपनी हिस्ट्री में। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने क्लियर कर दी होंगी। ठीक है, जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपके साथ बताती जा रही हूँ। जो आपको लगेगा नोट्स में से इम्पॉर्टेंट है वो आपने खुद से रीड करना है। हर एक वीडियो में मैं आपको कहती हूँ कि आपने मेरा कंसेप्ट तो लेना है, लेकिन आपने नोट्स में से भी रीड आउट करना है। जब आप मेरा कॉन्सेप्ट लेकर नोट्स में से रीड करोगे, आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो पॉइंट्स मिसिंग होंगे और आप जो ये कहोगे कि पेपर में हम इतना सा तो नहीं लिख कर आ सकते, तो आपके पास और थोड़ी नॉलेज आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो पेपर में आप अच्छा खासा लिख सकोगे। ठीक है, इसके लिए आप जो है ना वो हिस्ट्री, मैं हर एक वीडियो में, आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको जो है वो सारी हिस्ट्री बताई थी ब्रिटिशर्स की, और जो है ना आज की वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है वो बताया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स आते हैं और रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हिस्ट्री जो है वो बस आपने अपने दिमाग से नहीं निकालनी, उसको याद रखना है। एनीवेज, लेसन नंबर 30 है एमर्जिंग इंग्लिश। अब एमर्जिंग इंग्लिश का क्या मतलब है कि किस तरह से एमर्जेंस होती है इंग्लिश की, किस तरह से जो है ना स्टार्टअप होता है इंग्लिश का। तो बेसिकली टॉपिक है इसमें ईस्ट एशियन इंग्लिशेस। इसमें एक्सपैंडिंग सर्कल का बताया गया है। एक्सपैंडिंग सर्कल्स में कौन कौन सी जो हैं वो कंट्रीज़ आती हैं। उसके बाद है जो इनर सर्कल होता है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब जो एमर्जिंग इंग्लिश है वो रेफ़र करती है टू न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश दैट आर डेवलप अराउंड द वर्ल्ड, ऑफ्टन इन रिलीजियस वेयर इंग्लिश इज़ नॉट ट्रेडिशनली द नेटिव लैंग्वेज। कि एज अ रेफ़र किया जाता है इसको, एमर्जिंग इंग्लिश को, न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश के साथ, यानी कि इंग्लिश की क्या क्या नई नई वैराइटीज़ हैं जो इसमें देखी जाती हैं, जो डेवलप करती हैं अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, कि कौन सा रिलीजन है या कौन सा रीजन है डज नॉट मीन कि क्या रीजन है आपका। ठीक है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी इंग्लिश, मतलब आप, ये नहीं है कि इंग्लिश सेम है, इंग्लिश डिफरेंट भी है, उसकी न्यू न्यू वैराइटीज़ भी हैं। ठीक है, लॉट ऑफ वैराइटीज़। अब हमें जो है वो एमर्जिंग इंग्लिश किधर से स्टार्ट होती है, बेसिकली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में हमें जो है वो इंग्लिश स्प्रेड होती हुई दिखाई देती है। और जब वो हर कंट्री में स्प्रेड हो रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हर कंट्री पे आके अटैक किया था, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल ना किया हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ तब उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान, इंडिया, हर कंट्री जो थी वो एक ही कंट्री की तरह रह रही थी। तब जो है उस टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी। पाकिस्तान, इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट्स में जो है वो डिवाइड नहीं हुआ था। तो तब एक ग्लोबल जो टाइम पीरियड चल रहा था, एक ग्लोबल वर्ल्ड चल रहा था। उस टाइम पीरियड के थ्रू जो है वो इंग्लिश इमरजेंस होती है, और कम्युनिकेशन की वजह से इमरजेंस होती है। जब हम एक कंट्री के दूसरे कंट्री के पर्सन के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आ जाता है। कल्चर्स जो है वो इसकी वजह से भी जो है वो हमें देखी जाती है इमरजेंस। ठीक है, उसके बाद जो है वो सबसे पहले ब्लेंडिंग होती है लोकल लैंग्वेजेस के साथ। लोग जो हैं वो अपनी राइटिंग्स में, वर्क्स में जो है ब्लेंडिंग करते थे, लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस को भी ऐड करते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी लोकल लैंग्वेज भी ख़त्म कर देते हैं लोग, और फिर क्या करते हैं कि इंग्लिश को ही एज अ सुपीरियर समझने लगते हैं। सुपीरियर क्या, कि वो एजुकेशन में जो है वो उसको यूज़ करने लगते हैं। उसको जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस दे दी जाती है कि जो है हर कोई जो है उसको ना सीखे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। उसको शेमफुल फील होता है अगर वो इंग्लिश ना बोल रहा हो, जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखते हो। तो मीडिया जो है वो हमें नज़र आने लगा, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, डेवलप हुई। एवरी डे हमें जो है वो एक इंग्लिश का इमरजेंस नज़र आने लगा। हर एक बंदा जो है वो डेवलप हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन में, बिजनेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिक्सिंग लैंग्वेज विद तमिल एंड चाइनीज़, जैसे ऑलरेडी हमने बात की है कि किस तरह से हम तमिल और चाइनीज़ लैंग्वेज को मिक्स करते हैं और एक नई जो लैंग्वेज है वो क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली।
तो इसमें क्या है कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा जब यूज़ होने लगा, जब उसकी जो है वो इसका टाइम पीरियड आ गया, तो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो स्प्रेड होने लगी, ठीक है। इंग्लिश हमें पता चलने लगी, जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें न्यू वर्ड्स जानने को मिले, कौन सा वर्ड क्या मीनिंग है, इंग्लिश को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से जो है ना वो हम अपनी लाइफ में उसको ऐड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके देखने को मिलती हैं। तो ये एमर्जिंग इंग्लिश में आपने ऐड करना है ये सारी चीज़ों को, कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, उसके बाद ब्लेंडिंग के थ्रू हमें एवरीडे लाइफ में जो है वो इंग्लिश नज़र आने लगी बिज़नेस के लिए, ठीक है। और एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे चाइनीज़ एंड तामिल है, इस वर्ड्स को हम लोग जो हैं वो इन कंट्रीज़ जो थी वो इन्फ्लुएंस थी, और लोकल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी, लोकल लैंग्वेजेस के साथ इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे इस नोट्स में आपको यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट चाइनीज़ एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस में आपको टोटली जो है ना वो उनकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि चाइनीज़ लोग क्या करते हैं। अब गुड बाय का मीनिंग एंड यू आर वेलकम टू विजिट अगेन, तो ये सारी आपको जो है ना वो साइंस दिखाए जाते हैं कि उनका मीनिंग है, अगर वो वर्ड ये बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग एक्चुअली में है क्या, वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब जो है वो हिस्ट्री पूछी जा रही है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है मर्जिंग इंग्लिश इज चाइनीज़, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज इन चाइना। क्या हिस्ट्री है इंग्लिश की चाइना में? तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जब ट्रेडिंग होती थी ब्रिटिशर्स के साथ, जो है वो चाइना के लोग ट्रेड करते थे, तो काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जो है वो ट्रेडिंग की जाती थी, तब इंग्लिश जो है वो इमरजेंस होती है चाइना में। ज़ाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी और चाइना की चाइनीज़ थी। तो क्या होता है कि जब वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो इंगेज उनको होना पड़ता है, इंटरेक्शन करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। इस वजह से इंग्लिश जो है वो इमरजेंस होती है चाइना में, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए होंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, और उसको अपनी लाइफ में उन्होंने ऐड कर लिया होगा, या अपनी कंट्री में उसको ऐड कर लिया होगा। इंटरेक्शन की वजह से जो है वो हमें यहाँ पे इमरजेंस होती है इंग्लिश की। फिर क्या होता है कि चाइना जो है वो मॉडर्नाइज होता है, और एजुकेशन सिस्टम्स में भी इंग्लिश को सिखाया जाता है, कि हर एजुकेशन सिस्टम में एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाया जाता है जहाँ पे इंग्लिश ही सिखाई जा रही है, या इंग्लिश ही अंडरस्टैंड करवाई जा रही है। और कहा जाता है कि जो इंग्लिश को सीखेगा तो गवर्नमेंट उसको जो है वो स्टूडेंट्स को सेंड करेगी अब्रॉड। अब जब अब्रॉड को सेंड करेगी स्टूडेंट्स को, तो हर किसी का एक शौक़ होता है कि हम इंग्लिश को सीखें और हम अब्रॉड के लिए चले जाएं। मोर प्रोमिनेंट सब्जेक्ट जो है वो इसको स्कूल में रखा जाता है, ताकि हर कोई जो है वो अब्रॉड का जो है ना जाना चाहे और चला भी जाए, ठीक है। हर किसी को जो है वो अब्रॉड शिफ्ट करने की बेस पे इंग्लिश को सिखाया जाता है, ताकि हर कोई जो है वो दिल लगा के इस लैंग्वेज को सीखे, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए एज ये कह लो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको हिस्ट्री ऑफ इन चाइना। अब आते हैं लेसन नंबर 31 की तरफ, इंग्लिश ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट आ गया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाएंगी। सब कॉन्टिनेंट मीन्स कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी सब कॉन्टिनेंट में ही आ जाएंगी। बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हम लोग एज अ सब कॉन्टिनेंट ही रह रहे थे, जिसमें पाकिस्तान था, इंडिया था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था, मालदीव था, नेपाल से सब लोग जो हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो सब एज अ सब कॉन्टिनेंट, एज अ वन स्टेट ही रह रहे थे, ठीक है। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बेसिकली, कि हर कंट्री जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। हर कोई एक ही तरह से रह रहा था, उनके कल्चर सेम थे, उनके बिलीव सेम थे, उनके नॉर्म्स सेम थे, उनकी लैंग्वेज सेम थी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंग्लिश ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टेटस, कि सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश का क्या स्टेटस है। तो मॉडर्न टाइम में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम्स में इंग्लिश को इस तरह से सुपीरियर समझा जाता है, तो वो सारी हिस्ट्री आपने यहाँ पे उठा के लिख देनी है। एजुकेशन में किस तरह से जो है वो इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखो कि सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश स्टेटस पूछा जा रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान जो है वो आपकी अपनी कंट्री है, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे जो है वो आपका कन्फ्यूजन होगी किसी भी चीज़ को लिखने में, क्योंकि जब आपकी इंडिपेंडेंस होती है तो आप लोग जो हो क्या करते हैं कि लोगों ने क्या किया था उस टाइम के बाद, आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, तो क्या होता है कि जी हर कोई जो है वो इंग्लिश, तो उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। उन्होंने अप्लाई करना, उसको सीखना जो है वो कर दिया था स्टार्ट।
फिर क्या होता है, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी अपनी अपनी स्टेट्स बन जाती हैं, तो तब भी वो अपनी लाइफ से इंग्लिश को नहीं निकाल पाते हैं। उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ही लिया जाता है, ताकि उसको कभी भी निकाला ना जा सके। हम जो ट्रेडिंग प्रोसेस है या हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है अदर कंट्रीज़ के साथ, तो हम वो जारी रख सकें, वो कभी ख़त्म ना हो। बिज़नेस जो है हमारे, वो कभी ख़त्म ना हो। तो इस वजह से जो है वो इंग्लिश को अपनी लाइफ में रखा गया था। इन सारी वजूहात की वजह से जो है वो इंग्लिश को रखा जाता था। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इंग्लिश को यूज़ किया जाता था, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट बना दिया गया इंग्लिश से रिलेटेड, या ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना दिए गए जहाँ पे टोटली इंग्लिश ही यूज़ की जाती थी या सिखाई जाती थी चिल्ड्रंस को। अब आते हैं लेसन नंबर 32 की तरफ, न्यू स्टैंडर्ड इंग्लिशेस। कि क्या न्यू स्टैंडर्ड है, ये मॉडर्न इंग्लिशेस किस तरह से हैं। ऑन द वे टू न्यू स्टैंडर्ड इंग्लिशेस, कॉडिफिकेशन। अब कॉडिफिकेशन क्या है, ये एक तरह की जो है ना वो लिंग्विस्टिक, कह लो कि द लिंग्विस्टिक टर्म, इट रेफर्स टू मेथड्स बाय विच अ लैंग्वेज इज स्टैंडर्डाइज्ड। किस तरह से जो लैंग्वेज है उसको, उसके मेथड्स बनाए जाते हैं या उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। किस तरह से लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है, 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, इस तरह से स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो इसको हम कॉडिफिकेशन कहते हैं। दीज मेथड्स इंक्लूड द क्रिएशन एंड यूज़ ऑफ डिक्टेशंस, डिक्शनरीज, स्टाइल्स एंड यूसेज गाइड, ट्रेडिशनली ग्रामर, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। सब चीज़ों को, जो जो भी गाइडलाइंस थी, जो भी स्टाइल्स थे, जो भी डिक्शनरीज थी, टेक्स्ट बुक्स थी, उनको किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है, नॉर्म्स को किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है, रूल्स। अभी तक के ओल्ड टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे, कलोनियल पीरियड, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने किस तरह से रूल किया, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, किस तरह से हमें दिखाई जाती है। तो अब हम पढ़ें न्यू स्टैंडर्ड इंग्लिशेस, कि हमारी जो पुरानी चीज़ें थी, जो ओल्ड टाइम पीरियड में होता रहा है, वो अब आके किस तरह से इस्टेब्लिश हुई हैं, उनके नॉर्म्स कहाँ किस हद तक चेंज हुए हैं। पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस होता है, तो पाकिस्तान ने अपने नॉर्म्स, अपने बिलीव्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, अपनी वोकेबलरी सेट की, अपनी डिक्शनरी सेट की। तो इसी तरह से इंडिया में चले जाते हैं, तो वो भी अपनी एक, उनके वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, तो वो अपने तरीके से उस चीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं। अब रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वेयर इट इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज, कि क्या रूल्स बनाए हैं कि एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था। सबसे पहले ग्रामर चेंज होती है, क्रिएटिंग जो है वो डिक्शनरी होती है, एजुकेशनल सिस्टम्स में जो है वो चेंजमेंट आती है, मीडिया एंड प्रोनाउंसिएशन में जो है वो चेंजमेंट आ जाती है। तो बेसिकली कोडिफिकेशन का मतलब भी यही है कि किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, हर चीज़ को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को रिक्रिएट किया जाता है, दोबारा से एक न्यूली जो है ना उसको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है इन शॉर्ट। तो ग्रामर में डेवलपमेंट आती है, डिक्शनरीज़ में, एजुकेशन सिस्टम्स में, मीडिया प्रोनाउंसिएशन में, वन बाय वन करके हर चीज़ में जो है वो डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे जो है वो आपको सेकंड लैंग्वेज एजुकेशन का बताया जा रहा है कि जो जो कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान की फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन हम उसे एज अ सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसको सिखाई जा रही है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो देखे जाते हैं, जैसे आइट्स की क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से जो है वो सिखाई जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश जो है वो सिखाई जाती है, ताकि आप अब्रॉड जा सको, या आप अपने यहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ को बिजनेस सेट करना चाहते हो या फिर कोई जॉब करना चाहते हो, तो आप एक प्रॉपर वे में स्पीक कर सको इंग्लिश, ताकि आपको जो है वो गिल्ट फील ना हो, शेम फील ना हो, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन के तौर पे जो है वो इंग्लिश को लिया जाता है, ताकि एक अच्छे तरह से आप उसको परफॉर्म कर सको। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या है कि हर जगह पे हमें इंग्लिश मिल जाती है, चाहे हम सऊदीया में चले जाएं, चाहे हम जापान में चले जाएं, चाहे हम चाइना में चले जाएं, हमें हर जगह पे, हर एक कंट्री में इंग्लिश मिलती है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती या इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर हम सपोज़ उर्दू का उनसे पूछते हैं, तो उनको उर्दू नहीं पता होगी, क्योंकि वो हमारी एक जो है ना वो लोकल लैंग्वेज कह लो। पंजाबी उनको नहीं पता होगी, क्योंकि वो लैंग्वेज सिर्फ हमारी कंट्री के लिए है, वो किसी और कंट्री के लिए नहीं है। हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है। तो इसी वजह से जो इंग्लिश है वो ऐसी वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि हर पर्सन, हर कंट्री उसके बारे में नॉलेज रखती है। बाकायदा जो है इसके लर्निंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, ताकि जो है वो इसको सिखाया जा सके, इसको लर्न करवाया जा सके।
अब आते हैं लेसन नंबर 33 की तरफ, पावर, आइडियोलॉजी एंड एटीट्यूड्स, कि किस तरह से आइडियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के बारे में क्या नज़रिया रखा जाता है, क्या इसकी पावर है और क्या इसके एटीट्यूड्स हैं। लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि जिस तरह से मैंने आपको इस दोबारा से बैकग्राउंड आ जाता है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का, कि किस तरह से जो है ना वो आपकी लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया हमारे ऊपर, और इवन कि हम अपनी लैंग्वेज को छोड़कर, अपनी लोकल लैंग्वेज को छोड़ के जो है वो उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया हमने, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज का हमारे ऊपर ये असर पड़ा कि हमने कभी भी उसको छोड़ा नहीं, उसको अपनी एज अ ऑफिशियल या अपनी सेकंड लैंग्वेज की तरह उसको ट्रीट किया। लोगों को जो है वो एजुकेशन सिस्टम्स में जो है वो यूज़ करवाया, ताकि लोग जो है वो इंग्लिश को कभी भी छोड़ या भूल ना सकें, उसको अपनी लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। बिल्कुल भी इंग्लिश को ख़त्म नहीं किया गया। यहाँ पे जो आपको कोमाज़ में नज़र आ रहा होगा उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उनको आपने पढ़ने की कोशिश कर लेनी है, ठीक है। इंग्लिश एज़ अ टूल, एम्पावरमेंट एंड इमैनिसमेंटेशन, इमैनिस्पेशन। तो बेसिकली इंग्लिश जो है वो एज अ टूल यूज़ किया जाता है कि हर कोई वाइड स्प्रेड जो है ना वो फैलता ही जा रहा है। ये नहीं हो रहा कि इंग्लिश लैंग्वेज को कम किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है, ये फैलता ही जा रहा है। और आपने आज के टाइम पीरियड में देखा होगा कि किस तरह से स्प्रेड होती हुई दिखाई दे रही है इंग्लिश, कि इसके बगैर जो है वो हम हर किसी को छोटा समझेंगे। अगर एक पर्सन हमारे सामने पंजाबी बोल रहा है या उर्दू बोल रहा है, हम उसको कुछ भी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर हमारे सामने इंग्लिश में बात कर रहा है कोई पर्सन, तो हम उसको जो है वो बहुत जो है ना इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, ठीक है। चाहे इंग्लिश जो है वो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।